बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज जो हमारा टॉपिक है या जो चैप्टर है दैट इज रिसर्च एथिक्स, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, आपकी जो बुक का पेज है दैट इज 42। अच्छा, अब जनाब जो हमारी रिसर्च और प्रैक्टिस के बीच में जो बाउंड्रीज होती हैं वो हमेशा हमने कंसिडर करनी होती हैं जब भी हम रिसर्च की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, और वो बाउंड्रीज हमेशा एक दूसरे से मिली हुई होती हैं। उसकी रीज़न ये है कि बेसिकली हम हमारा रिसर्च करने का एक मेजर ऑब्जेक्टिव जो हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था वो ये होता है कि हम अपनी प्रैक्टिस को किसी तरह से इम्प्रूव कर सकें, यानी ऐसा नॉलेज जनरेट कर सकें जिससे आपकी प्रैक्टिस इम्प्रूव हो सके। और जाहिर है जब रिहैब के अंदर प्रैक्टिस इम्प्रूव होगी तो उसका इवेंचुअल बेनिफिट किसको मिल रहा होगा? पेशेंट्स को मिल रहा होगा। ठीक है, तो 3 एस्पेक्ट्स को इसके अंदर हमने फुली कंसिडर करना होता है। वन इज इंटेंट, वन इज इनोवेशन एंड थर्ड इज प्लान। ठीक है, इंटेंट क्या होता है? आपका ऑब्जेक्टिव, यानी आपके रिसर्च करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, और वो ऑब्जेक्टिव हमेशा हमारा होगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड, यानी कोई भी ऐसी रिसर्च हम कर सकें जिससे हमारी प्रैक्टिस इंप्रूव हो सके। सेकंड इज इनोवेशन। इनोवेशन मीन्स के हम कोई ना कोई ऐसा प्रोसीजर, कोई ऐसी, अगर फार्मास्यूटिकल्स के हवाले से बात करें तो कोई ऐसी ड्रग, अगर रिहैब के हवाले से बात करें तो कोई ऐसा प्रोसीजर जो पिछले या एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट से, प्रोसीजर से, ड्रग से बेटर है, तो वो हमारा इनोवेशन के अंदर आएगा। और थर्ड है हमारा प्लान, यानी हमने जो भी रिसर्च करनी है उसको हम इस वे में प्लान करें कि मिनिमम रिसोर्सेज के साथ हमें मैक्सिमम जो है वो उसका आउटपुट मिल सके। ठीक है, अब जब भी हम रिसर्च करते हैं, स्पेशली व्हेन द रिसर्च इन्वॉल्व ह्यूमन सब्जेक्ट्स, तो बहुत सारे मॉरल प्रिंसिपल्स, एथिकल प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना होता है। और वो मॉरल या एथिकल प्रिंसिपल्स बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और उनको फॉलो किए बगैर हम कोई भी रिसर्च को प्लान नहीं कर सकते। स्पेसिफिकली जो हम ह्यूमन मॉडल्स के ऊपर रिसर्च करते हैं, वैसे तो एनिमल मॉडल्स के ऊपर भी बहुत सारी एथिकल जो है वो हमारी कंसिडरेशंस होती हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं। जो फर्स्ट प्रिंसिपल है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिसेंस। अब जो बेनिफिसेंस की टर्म है वो बेनिफिट से निकली है, और बेनिफिसेंस का मतलब ये होता है कि हमने ऐसे तरीके से एक्ट करना है जिससे लोगों की वेलफेयर हो सके, जिससे लोगों की बेटरमेंट हो सके। ठीक है, सो बेनिफिसेंस का जो प्रिंसिपल है वो हमारे लिए एज अ रिसर्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी हमने कोई भी ऐसा काम, ऐसी रिसर्च नहीं प्लान करनी जिसके अंदर विलिंगली या अनविलिंगली पेशेंट्स का या रिस्पोंडेंट्स का कोई हार्म हो जाए। ठीक है, हमारा हमेशा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि किसी ना किसी तरह से पेशेंट्स को या रिस्पोंडेंट्स को किसी ना किसी फॉर्म में कोई बेनिफिट जरूर मिलेगा। सेकेंड जो प्रिंसिपल है दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ नॉन मेलिफिसेंस। नॉन मेलिफिसेंस का मतलब ये होता है कि अगर हम पेशेंट्स को या रिस्पोंडेंट्स को बेनिफिट प्रोवाइड नहीं कर सकते, किसी तरह से फायदा नहीं दे सकते, तो फिर हम ऐसा भी कोई काम ना करें जिससे उनको नुकसान हो। ठीक है, तो बेनिफिसेंस में क्या था कि हमने ऐसा काम करना है जिससे पेशेंट्स को या रिस्पोंडेंट्स को फायदा हो। नॉन मेलिफिसेंस में ये है कि हमने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे अगर हम पेशेंट्स या रिस्पोंडेंट्स को फायदा नहीं दे सकते तो उनको कम से कम हम नुकसान भी ना दे रहा। ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी डेली लाइफ से एक एग्जांपल दी हुई है कि भाई अगर मैं घर बैठा हुआ हूँ, मैं एक आम सा इंसान हूँ, मैं अगर कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे ह्यूमैनिटी को बहुत ज्यादा फायदा हो, या मेरे नेबर्स में रहने वाले लोग को फायदा हो, या मेरे इर्द गिर्द के लोग को फायदा हो, तो फिर मुझे गन पॉइंट के ऊपर लोगों को उनसे मोबाइल भी स्नैच नहीं करना। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, दिस इज अ डेली लाइफ एग्जांपल ऑफ नॉन मेलिफिसेंस। ठीक है, थर्ड जो प्रिंसिपल है उसको कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। और द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि हमने ऐसे तरीके से काम करना है, ऐसे तरीके से रिसर्च करनी है कि हम मैक्सिमम बेनिफिट लोगों का ला सकें विद द लीस्ट हार्म। ठीक है, यानी हमने प्लान ये करना है कि हम मिनिमम हार्म को एनविजन करते हुए मैक्सिमम बेनिफिट लोगों के लिए लेके आ सकें। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई रिसर्च कंडक्ट करनी है और उसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि एक नई ड्रग हम पोटेंशियली बनाने जा रहे हैं जिसका इफेक्ट जो एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट है या जो एग्जिस्टिंग ड्रग है उससे बहुत बेटर हम एंटिसिपेट करें कि उसकी वजह से लोगों का एक पर्टिकुलर डिजीज बहुत जल्दी क्योर होगी या उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन
एट द सेम टाइम उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हम एंटिसिपेट करें। अब अगर तो वो साइड इफेक्ट्स बहुत ही माइनर है, लेट्स से वो साइड इफेक्ट्स हैं हेडेक या मे बी मैक्सिमम नोजिया, अगर तो हेडेक या नोजिया तक के साइड इफेक्ट्स हैं और उसके रिटर्न में हमें बहुत ज्यादा एंटिसिपेशन है कि हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स उस ड्रग के या जो ट्रीटमेंट के हैं हम अचीव कर सकते हैं, तो फिर तो ये प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी के अंदर फॉल करेगा। लेकिन अगर उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उनके अंदर कोई परमानेंट डैमेज टू सम ऑर्गन या जनाब कोई पैरालिसिस या मे बी समटाइम्स ये होता है कि ड्रग लेने से आपको बहुत सिवियर किस्म के एडवर्स रिएक्शंस होते हैं। तो अगर हम कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स को एंटिसिपेट करें तो फिर उस तरह की रिसर्च करने का उसको करने को एथिकली हम अप्रूव नहीं करते। इस तरह की रिसर्च फिर हमें प्लान नहीं करनी चाहिए। फोर्थ जो प्रिंसिपल है उसको हम कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी, और प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी का मतलब ये होता है कि जो भी पेशेंट है उसको अपने बारे में डिसीजन लेने का पूरा पूरा राइट होना चाहिए। यानी ऑटोनॉमी का मतलब होता है इंडिपेंडेंस। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेशेंट आया और लेट से वो कैंसर स्टेज 4 का बिल्कुल एंड स्टेज का वो कैंसर पेशेंट है, और हमने उसको बता दिया कि लेट से कि अगर आप कल से ही या आज से ही हॉस्पिटल में एडमिट होकर अपनी रेडियोथेरेपी स्टार्ट नहीं करवाते तो आप मे बी शायद मैक्सिमम 10 दिन मजीद जिंदा रहे। अब अगर इस सिचुएशन के ऊपर आके वो पेशेंट डिनाई कर देता है कि जी नहीं मुझे नहीं करवानी रेडियोथेरेपी, अगर मुझे 10 दिन में कुछ होना है तो हो जाए, आई डोंट केयर, तो हमने हमेशा उसकी इस चॉइस को रिस्पेक्ट करना है। हमेशा हमने प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी को फॉलो करना है, ठीक है। और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए हमेशा ये एथिकल कंसिडरेशन होनी चाहिए कि उन्होंने जितने भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो पेशेंट के सामने रखने हैं विद ऑल देयर पॉसिबल इफेक्ट्स। यानी फॉर एग्जांपल लेट्स अगर हम कैंसर की या ट्यूमर की किसी की बात करें, अब ट्यूमर को रिमूव करने के लिए अगर हमारे पास रेडियोथेरेपी का ऑप्शन है, कीमोथेरेपी का ऑप्शन है, मेडिकेशंस का फॉर एग्जांपल ऑप्शन है, कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो मेडिकेशन से भी इवन रिमूव हो जाते हैं, तो अगर हमारे पास ये 3 ऑप्शन है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जस्ट बिकॉज अगर पेशेंट रेडियोथेरेपी कराएगा या सर्जरी करवाएगा हमारे से तो उसका जो है वो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट ज्यादा मिलेगा या मैं उससे ज्यादा फी चार्ज कर सकूंगा या मैं उससे प्रोसीजर के ज्यादा पैसे ले सकूंगा। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा हमेशा जो है वो फॉलो करना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी। हमें उसके सामने तीनों चारों ऑप्शंस रखनी चाहिए, कौन सी ऑप्शन बेस्ट है हमारे ख्याल में एज द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, कौन सी ऑप्शन उसके लिए अफोर्डेबल है, उसको सूट करती है, और सबसे बढ़ के कि कौन सी ऑप्शन के साथ वो जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है कि भाई कीमो रेडियोथेरेपी से मुझे डर लगता है, से जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, तो मुझे रेडियोथेरेपी नहीं करवानी, ऑल्दो डॉक्टर के ख्याल में, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के ख्याल में रेडियोथेरेपी उस वक्त उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, तो हमने जबरदस्ती उसकी रेडियोथेरेपी नहीं कर सकते। हमने हमेशा उसकी चॉइस को वैल्यू करना, ऑनर करना, ठीक है। देन देयर इज दिस टर्म नोन एज हीपा। हीपा का मतलब है हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि जो भी ये हीपा बेसिकली एक लॉ है, एक लीगल एक्ट है जो बेसिकली कनाडा और यूएस के अंदर फॉलो होता है। इससे मिलते जुलते और भी अच्छे डेवलप्ड कंट्रीज जितने भी हैं उन सब में वो लॉ का नाम डिफरेंट है या वो लीगल एक्ट का नाम डिफरेंट है, बट इससे मिलते जुलते तकरीबन हर अच्छे डेवलप्ड कंट्री के अंदर आपके डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। इस लॉ का मतलब क्या है? हीपा लॉ का मतलब है प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन। यानी जो भी इंफॉर्मेशन मैं अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को जाके दे रहा हूँ वो अंडर द लॉ उसके लिए मैंडेटरी है कि वो मेरी सारी की सारी इंफॉर्मेशन को एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंशियल रखेगा और किसी भी सर्कमस्टांसेस में मेरी हेल्थ से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसी के पास रिवील नहीं करेगा उसको, ठीक है। तो इसको कहते हैं हीपा। और अगर कोई हॉस्पिटल, डेवलप कंट्रीज की मैं बात करूं, अगर कोई हॉस्पिटल या कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपका डाटा रिवील करता है विदाउट योर परमिशन, तो आपके पास पूरा पूरा राइट है कि आप उसको कोर्ट में जाके सू कर सकते हैं और कोर्ट उसको पनिशमेंट दे सकते हैं एज पर द सेवेरिटी ऑफ द क्राइम। अच्छा, फिर इसके अलावा एक और
मॉडल प्रिंसिपल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है कि हम लोगों ने जब भी अपने रिसर्च के लिए पेशेंट्स को सिलेक्ट करना है तो हमने विदाउट एनी बायस उनको सिलेक्ट करना है, यानी हमने कभी भी रिसर्च के अंदर ये नहीं देखना कि ओके ये मेल है या ये फीमेल है। हाँ, वो अलग बात है, डोंट कंफ्यूज दिस विद दैट थिंग कि जी मुझे अपनी स्टडी मेल्स के अंदर करनी है। फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर है, तो ऑब्वियसली ब्रेस्ट कैंसर की स्टडी मेल्स में करने का कोई खास पॉइंट नहीं है, ऑल्दो मेल्स में भी समटाइम्स ब्रेस्ट कैंसर होता है, बट दैट इज 1 in a million केस। तो ब्रेस्ट कैंसर पे अगर मैं काम करना चाह रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरा जो मुझे जो लॉजिक और कॉमन सेंस मेरी कहती है वो जाहिर है मुझे फीमेल्स को लेके काम करना है, उसके अंदर मुझे मेल्स देने का कोई खास फायदा नहीं होने वाला। तो ये अलग स्टोरी है। बट टू डिस्क्रिमिनेट समवन ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर जेंडर, ट्रांसजेंडर्स को फॉर एग्जांपल लेके हम बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि ओके इनको हमने जिस तरह से हम सोसाइटी में उनको बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देते या बहुत ज्यादा उनको कंसिडर नहीं करते, तो इसी तरह व्हेन इट कम्स टू रिसर्च तो ये हमने नहीं करना। फिर जनाब इन्फॉर्म्ड कंसेंट है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बारे में मैं आपको पहले भी बहुत ज़्यादा डिटेल से बता चुका हूँ, इसलिए इसके ऊपर हम इस वक्त नहीं जाएंगे। अच्छा जी, देन कम्स रिसर्च कोड्स ऑफ एथिक्स। रिसर्च कोड्स ऑफ एथिक्स वो बेसिकली हमारी वो हमारे प्रिंसिपल्स हैं अंडर विच हम लोगों के जो राइट्स हैं टू देयर हेल्थ और उनके जो एथिकल राइट्स हैं वो हम उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिसके अंदर न्यूरमबर्ग कोड जो 1947 में आया था, फिर हेलसिंकी डिक्लेरेशन 1964 की। हेलसिंकी फिनलैंड का एक सिटी है। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त ये है, और जितने भी आप रिसर्च पेपर्स देखोगे जो ह्यूमन मॉडल्स के ऊपर जिन पे काम हुआ होता है उनके अंदर ये एक सेंटेंस आपको जरूर मिलेगा कि ऑल द प्रोसीजर्स वर कैरिड आउट कीपिंग इन व्यू द हेलसिंकी डिक्लेरेशन। यानी हेलसिंकी डिक्लेरेशन के अंदर हमें ये डिटेल मिलती है कि जब भी हमने कोई ऐसी रिसर्च करनी है जिसके अंदर ह्यूमन मॉडल्स इन्वॉल्व होंगे तो वो रिसर्च के अंदर ह्यूमन मॉडल्स का हमने बेनिफिसेंस किस तरह करना है, नॉन मेलिफिसेंस का ख्याल किस तरह रखना है, ऑटोनॉमी का ख्याल किस तरह रखना है, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी का ख्याल किस तरह रखना है, कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे इंश्योर करनी है। तो ये सारी चीज़ें हेलसिंकी डिक्लेरेशन जो है वो उसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, इसके अंदर अगेन वो इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट आ गया कि जब भी हमने रिसर्च करनी है तो हमने प्रॉपर इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट लोगों से लेना है। और फिर इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट सिर्फ ऐसा नहीं कि इट इज ओनली फॉर द सेक ऑफ पेपर वर्क, बल्कि इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट का मतलब होता है कि आपने उनके पोटेंशियल हार्म्स भी आपने लोगों को बताने हैं कि जी अगर ये रिसर्च हम आपसे करवा रहे हैं या आपको अपनी इस रिसर्च में इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल हार्म भी ये हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है मैंने लेट्स से एक नई ड्रग बनाई और मैंने कॉन्सेंट फॉर्म बनाया जैसे आप लोगों ने भी अपनी साइनॉप्सिस में बना के लगाए, और जनाब मैंने लोग को ये कहा कि ओके दिस इज माय रिसर्च और ये इस तरह से मेरा कॉन्सेंट फॉर्म है, ये मेरा नाम है, ये इस चीज पे मैं काम करना चाह रहा हूँ, अगर आप विलिंग हैं तो अपनी विलिंगनेस शो करने के लिए मुझे साइन कर दें, स्टैम्प कर दें या हम इम्प्रेशन लगा दें। तो ये इनकम्प्लीट कॉन्सेंट फॉर्म है। कंप्लीट कॉन्सेंट फॉर्म के अंदर आपने हमेशा उसको पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स या पोटेंशियल हार्म्स भी बताने कि जी ओके इस तरह ये मेरी नई ड्रग है, सर दर्द के लिए मैंने ड्रग बनाई है, ये मेरा नाम है, ये मेरा रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है, लेकिन हो सकता है कि ये ड्रग खाने से आपका सर का दर्द बजाय इसके कि ठीक हो मजीद खराब भी हो सकता है, आपको ट्यूमर भी हो सकता है, आपकी डेथ भी हो सकती है, आपको हेमरेज भी हो सकती है, एक्स वाई जी, जस्ट टू टेल यू कि इसके अंदर हमने ये सारी चीजें भी डिस्कस करनी होती है। फिर एक और चीज ये होती है कि डिजाइन जस्टिफाई स्टडी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमने जो स्टडी प्लान की है, जो रिसर्च क्वेश्चन है हमारा, उसके हिसाब से जो हमने स्टडी डिजाइन चूज किया है वो स्टडी डिजाइन उस रिसर्च क्वेश्चन को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। यानी इन अदर वर्ड्स कि हमने अननेसेसरली लोगों को किसी रिस्क के ऊपर एक्सपोज नहीं करना। मिसाल के तौर पे अगर जनाब एक चीज हमें अपने रिसर्च में कोई कंपोनेंट चाहिए, फॉर एग्जांपल एक ऐसा ट्यूमर
जो एक्सरेज के बगैर अगर डिटेक्ट हो सकता है तो स्टिल हम लोगों को एक्सरेज के साथ एक्सपोज करें। ये एग्जाम्पल है जब डिजाइन स्टडी के साथ जस्टिफाई नहीं करता, यानी अननेसेसरली लोगों को रिस्क के ऊपर डालना, एक ऐसा काम करवाना जो काम किए बगैर भी हमारी रिसर्च अच्छे से हो सकती है, जो काम किए बगैर भी, जो हम लोग को रिस्क में डाले बगैर भी उससे गो थ्रू हो सकते हैं। क्योंकि अगेन जरूरी नहीं है कि भाई एक्सरे मैंने आज करवाया तो उसका साइड इफेक्ट मुझे अगले ही दिन हो जाएगा। समटाइम्स साइड इफेक्ट्स होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में जाके आते, ठीक है। तो फिर यू नेवर नो कि वो साइड इफेक्ट किस वजह से, अच्छा वो जो 25 साल पहले मैंने एक्सरे कराया था और मैंने अपने आप को एक्सपोज किया था टू अननेसेसरी रेडिएशन। फिर इसी तरह से अवॉइडेंस ऑफ सफरिंग एंड इंजरी, कि किसी भी तरह से जो भी स्टडी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको किसी तरह की इंजरी, किसी तरह की सफरिंग हमारी रिसर्च के रिजल्ट में नहीं होनी चाहिए। एंड इन केस अव्वल तो हमने इतना केयरफुली इसको प्लान करना होता है जितना ह्यूमनली पॉसिबल होता है, लेकिन इन केस कि अगर कोई इंजरी या सफरिंग उनको हो जाती है इसके रिजल्ट में, हमारी रिसर्च के रिजल्ट में, तो उसका सारे का सारा जो कॉस्ट है वो एज अ रिसर्चर हमें करना, ठीक है। पेज नंबर 48 पे एक स्टडी दी हुई है, इसको आप लोगों ने जरूर देख लेना है। इसका नाम है टस्कगी सिफिलिस स्टडी। सिफिलिस आपको पता है एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। 40 इयर्स की एक स्टडी थी जो 1932 से 1972 तक चली, और ये एक बहुत ज्यादा नोटोरियस स्टडी है। नोटोरियस इन द सेंस कि इस स्टडी के अंदर एथिकल इश्यूज, बहुत सारे एथिकल इश्यूज को वायलेट किया गया, ठीक है। और जनाब इस स्टडी के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आए थे जहां पे आइडियली इस स्टडी को अगर हम एथिकल प्रिंसिपल्स को देखें तो स्टडी को वहीं पे बीच में ही टर्मिनेट कर देना चाहिए था, लेकिन इस स्टडी को टर्मिनेट नहीं किया गया और लोगों की हेल्थ के ऊपर बहुत सारे इश्यूज हुए थे। इसके अंदर बेइंतहा साइड इफेक्ट्स हुए थे, बेइंतहा इश्यूज हुए थे, ठीक है। और उसके बाद लोगों ने इन रिसर्चर्स को स्यू भी किया था कोर्ट के अंदर, ठीक है। इसकी डिटेल आप पढ़ सकते हो बुक से कि जनाब क्या इसके अंदर लूप होल से स्टडी को डिजाइन करते हुए किन चीजों का ख्याल नहीं रखा गया, एथिकल कंसिडरेशंस कौन कौन सी इन्होंने वायलेट। फिर जनाब इसके अलावा रिस्क इज कमेंसुरेट विद पोटेंशियल बेनिफिट। इसका मतलब ये है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि अगर तो हम कोई रिस्क एंटिसिपेट कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में हमने अपने स्टडी पार्टिसिपेंट्स को उस रिस्क के ऊपर डालना है जब हम ये देखें कि उससे जो पोटेंशियल बेनिफिट है मिलने वाला वो बहुत बड़ा, बहुत ही ह्यूज हो सकता है। अगर वो बेनिफिट छोटा सा है या हमारे अपने किसी ऑब्जेक्टिव के लिए है, जनाब हमने डिग्री करनी है, हमने पीएचडी करनी है, या हमने कोई रिसर्च करनी है, हमें जस्ट कोई पैसे मिले और उन पैसों को यूटिलाइज करने के लिए हमने शो ऑफ करना है कि ओके हमने तो इतनी 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 बड़ी ये रिसर्च की, तो फिर हमारी रिसर्च करना जस्टिफाइड नहीं बनता। इंडिपेंडेंट रिव्यू का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जो आपने रिसर्च का एथिकल अप्रूवल लेना होता है एथिकल रिव्यू कमेटी से या इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड से। कोई भी रिसर्च जिसके अंदर एनिमल मॉडल्स होते हैं या ह्यूमन मॉडल्स होते हैं वो आप कर ही नहीं सकते जब तक आप एथिकल रिव्यू कमेटी या इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड से उस रिसर्च को अप्रूव नहीं करा लेते। और ये प्रोसेस भी हमेशा एक बहुत ही अनबाइस्ड किस्म का प्रोसेस होना चाहिए। आपको अगर याद हो जब मैंने आपको काफी डिटेल में चीज पढ़ाई थी कि ह्यूमंस टू ह्यूमंस, इवन एनिमल राइट्स के लिए, एनिमल वेलफेयर के लिए बहुत सारे डिक्लेरेशंस मौजूद हैं और बहुत सारे एक्ट्स मौजूद हैं जो एनिमल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं सो दैट अननेसेसरली उनको भी हार्म ना किया जाए, ठीक है। और सो मैंने शायद आपको पहले भी बताया था कि एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट जब हमने एनिमल मॉडल्स को किल करना होता है तो उनको किल करने के लिए भी बहुत स्पेसिफिक प्रोसीजर है सो दैट वो जितना रैपिडली, जितना क्विकली हो सके हम उनको किल कर दें और उनको पेन या सफरिंग जो है वो भी बहुत ही मिनिमम हो या ना हो। अच्छा, इसके अलावा होती है हमारे पास पब्लिकेशन इंटेग्रिटी।
पब्लिकेशन इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि ऑब्वियसली जो इंसान भी रिसर्च करता है, जो भी रिसर्चर होता है, उसका बेसिक एक ऑब्जेक्टिव ये होता है, वो ये चाहता है कि जनाब मेरी जो रिसर्च के रिजल्ट्स हैं वो बाकी साइंटिफिक कम्युनिटी भी उससे गो थ्रू करे, बाकी लोग भी उसको पढ़ें, उसको देखें, मे बी उनमें से किसी का बेनिफिट हो सके, मे बी जो मेरे रिसर्च के रिजल्ट्स हैं वो कोई और किसी और का रिसर्च क्वेश्चन बनने के अंदर हेल्प कर जाए। सो दिस इज ऑलवेज योर ऑब्जेक्टिव। लेकिन जब हम पब्लिकेशन करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में या और भी बहुत सारी जगहों के ऊपर लोग एथिक्स का ख्याल नहीं रखते। अब एथिक्स का ख्याल रखने से ना रखने से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे रिजल्ट्स आए कुछ और मैंने अपने रिजल्ट्स को प्रेजेंट कुछ और कर दिया, या मेरे रिजल्ट्स लेट से मैंने एक अपना ड्रग बनाया और उस ड्रग के रिजल्ट से मुझे पता चला कि ओके ये ड्रग तो पूरा एग्जिस्टिंग ड्रग से ज्यादा बुरी है या इनइफेक्टिव है, तो मैंने जस्ट बिकॉज मैंने बहुत सारे पैसे अपनी ड्रग के ऊपर लगाए थे तो मैंने उसके रिजल्ट्स को बिल्कुल उल्टा पुल्टा मैनिपुलेट कर दिया और जनाब उस रिजल्ट्स को मैंने ऐसे प्रेजेंट किया कि ओके ये रिजल्ट्स ये शो करें कि ये ड्रग फलानी ड्रग बहुत ज्यादा इफेक्टिव है जो मैंने बनाई है और बहुत अच्छी। तो ये जो है वो पब्लिकेशन इंटेग्रिटी में बिल्कुल भी नहीं आता। समटाइम्स ये भी होता है कि जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो हम किसी फंडिंग एजेंसी से, फंडिंग डोनर ऑर्गेनाइजेशन से हम पैसे लेते हैं क्योंकि हमारे पास आउट ऑफ पॉकेट स्पेंड करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते। उसके अंदर फिर मेरे पास जो ऑब्लिगेशन है वो ये आ जाता है कि ओके क्योंकि भाई मैंने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से पैसे लिए हैं और उनके लिए ही मैं एक फार्मास्यूटिकल ड्रग तैयार कर रहा हूँ, तो चाहे मुझे रिसर्च के रिजल्ट्स ये बताएं कि भाई ये वाला ड्रग बहुत ही बुरा है, बहुत ही इनइफेक्टिव है एक स्पेसिफिक डिजीज को ट्रीट करने में, स्टिल क्योंकि मैंने उस कंपनी से पैसे लिए और उस कंपनी को खुश करने के लिए, और वो पैसे भी कोई 5-10-20 हजार नहीं होते, वो मिलियंस के अंदर पैसे होते हैं, समटाइम्स मिलियन डॉलर्स स्पेंड हो रहे होते हैं एक ड्रग को डेवलप करने के अंदर। अब फॉर एग्जांपल जैसे आजकल कोरोना वैक्सीन डेवलप होने की कोशिश हो रही है दुनिया में, तो जाहिर है कोई हजारों या लाखों की बात नहीं है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात। तो क्या मैं ये रहा था कि समटाइम्स जब मैंने किसी से फंडिंग ली होती है, किसी से पैसे लिए होते हैं, तो उन लोगों को खुश करने के लिए मैं जो हूँ वो अपने रिजल्ट्स को मैनिपुलेट कर देता हूँ, मैं अपने रिजल्ट्स को चेंज कर देता हूँ। तो ये बहुत ज्यादा अनएथिकल है। इसके अलावा पब्लिकेशन इंटेग्रिटी में ये भी आता है कि समटाइम्स लोगों का ख्याल होता है कि जो नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स हैं या इनसिग्निफिकेंट रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट्स मैटर नहीं करते और सिर्फ वही रिजल्ट्स मैटर करते हैं जो सिग्निफिकेंट है। मिसाल के तौर पे जनाब मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने एक पर्टिकुलर किस्म की एक्सरसाइज का इफेक्ट देखा सर्वाइकल स्टिफनेस को ठीक करने के अंदर। अब जब मेरे रिजल्ट्स आए, मैंने डेटा को एनालाइज किया, तो मेरे रिजल्ट्स जो आए वो रिजल्ट्स इनसिग्निफिकेंट थे या नॉन सिग्निफिकेंट थे। यानी मेरे रिजल्ट से मुझे पता चला कि ये वाला जो एक्सरसाइज है, ये वाला जो ट्रीटमेंट है सर्वाइकल स्टिफनेस को ठीक करने के लिए नहीं सही, इनइफेक्टिव है। तो मुझे ये समटाइम्स लोग को ये लगता है कि जनाब जो मेरा रिजल्ट है वो हमेशा सिग्निफिकेंट ही आएगा, तो वो कोई इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। तो जब वो जर्नल में पब्लिकेशन के लिए भेजते हैं तो वो ये करते हैं कि उन फाइंडिंग्स को, उन रिजल्ट्स को खुद ही से मैनिपुलेट करके बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं और उन फाइंडिंग्स को सिग्निफिकेंट की तरफ ले जाते हैं। अब उससे दो मेजर इश्यूज हैं। पहला तो ये कि आप इंतहाई अनएथिकल काम करें, जो एक्चुअली आपके रिजल्ट्स आए हैं वो रिजल्ट्स आप शो नहीं करें। दूसरा ये कि अगर आपके रिजल्ट्स को या आपकी स्टडी को देख के या पढ़ के कोई बंदा उसको प्रैक्टिकली अपनी प्रैक्टिस में ले आए, कोई फिजियोथेरेपिस्ट उसको अपनी प्रैक्टिस में ले आए और वो कहे कि ओके मैंने तो फलाने जर्नल में पढ़ा था, फलाने रिसर्चर ने रिसर्च की थी कि जी सर्वाइकल स्टिफनेस को ठीक करने के लिए अगर ये वाला प्रोसीजर करें तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, और एट द एंड ऑफ द डे जब वो 10 दिन 12 दिन 14 दिन अपने पेशेंट्स का वो प्रोसीजर करें तो बजाय इसके कि वो ज्यादा बेटर हो, उनका जो प्रॉब्लम है वो वर्स हो जाए। तो आपने बहुत ज्यादा अनएथिकल काम किया और वो बेचारा जो प्रैक्टिशनर था, जो फिजियोथेरेपिस्ट था, उसने आपकी रिसर्च पढ़ के अपने पेशेंट का बेचारे का नुकसान कर। दूसरी चीज ये है कि ऑलवेज रिमेंबर कि नॉन सिग्निफिकेंट या इनसिग्निफिकेंट रिजल्ट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो किस तरह से भाई, वो इस तरह से कि अगर एक चीज आपको ये रिजल्ट आता है कि इफेक्टिव नहीं है तो वो भी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना। नेक्स्ट टाइम ये है कि आप अपनी प्रैक्टिस में उस चीज को नहीं लेके आओगे, जो दूसरे प्रोसीजर्स हैं, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स हैं, आप उनको लेके आओगे। ठीक है, तो नेवर एवर थिंक कि अगर मेरे रिजल्ट सिग्निफिकेंट आएंगे तो ही वो इंपॉर्टेंट है, अगर इनसिग्निफिकेंट या नॉन सिग्निफिकेंट होंगे तो वो इंपॉर्टेंट
नहीं है, ये बहुत बड़ी गलत है। अच्छा जी, फिर इसी तरह से हमारे पास आगे आ जाते हैं रिसर्च रिस्क। इसके अंदर फिजिकल रिस्क हैं, साइकोलॉजिकल रिस्क हैं, सोशल रिस्क हैं और इकोनॉमिक रिस्क। फिजिकल रिस्क की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली फिजिकल रिस्क कैसे हो सकते हैं? फिजिकल रिस्क हो सकते हैं ऐसे रिस्क जो अगर हम उसके अंदर अपने स्टडी पार्टिसिपेंट्स को इन्वॉल्व करें अपनी रिसर्च में, तो उनकी फिजिकल हेल्थ जो है वो डिटेरियरेट हो, उनकी फिजिकल हेल्थ खराब हो। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग से एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से मैं देखना चाह रहा हूँ कि अगर क्लास 1 के बच्चे रोजाना की बेसिस के ऊपर 2 महीने लेट से बर्गर खाते हैं, तो उनकी ओबेसिटी किस तरह से डेवलप होती है या उनका बॉडी वेट कितना बढ़ता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग रिसर्च है, काफी इंटरेस्टिंग रिसर्च है। मैं बड़ा लुक फॉरवर्ड करूंगा ऐसी रिसर्च को अगर कोई प्लान करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस रिसर्च में? एथिकल प्रॉब्लम है। एथिकल प्रॉब्लम क्या है कि ऐसी रिसर्च करने के लिए आपको ऑब्वियसली कुछ ऐसे बच्चों का ग्रुप बनाना होगा जिनको आप 2 महीने तक रोजाना एक बर्गर खिलाएं। अब रिसर्चेस ये स्टैब्लिश कर चुकी हैं कि बर्गर कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ जंक फूड, और अगर आपका बच्चा रोजाना की बेसिस पे ऐसा जंक फूड कंज्यूम करेगा तो ना सिर्फ वो ओबीस होगा, वेट गेन होगा, बल्कि वो और भी हेल्थ प्रॉब्लम्स की तरफ जा सकता है। तो ये आता है हमारा फिजिकल रिस्क। तो आपने कभी भी कोई ऐसी रिसर्च प्लान नहीं करनी जिसके अंदर पेशेंट्स को फिजिकल रिस्क हो सके। ये सिर्फ एक बच्चों की एग्जांपल थी, इसी तरह एडल्ट्स के अंदर भी। लेट्स से भाई मैं कोई किसी एक्सरसाइज का इफेक्ट देखना चाह रहा हूँ, कोई बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, कोई बहुत जिसके अंदर हैवी वेट मुझे उठाना है, तो अगर मैं 20 एडल्ट्स को कहता हूँ कि आपने रोज 100 kg वेट उठाना है, सो दैट मैं देखूं कि उसका इफेक्ट आपके मसल्स के ऊपर क्या है, आपकी मस्कुलर ग्रोथ पे क्या इफेक्ट है। तो रिसर्च तो मेरी शायद हो जाएगी, बट हो सकता है कि एक दिन वो बंदा उठा रहा हो या 20 में से 4 बंदे उठा रहे हो और वो इतना हैवी 100 kg का वेट है वो उनके ऊपर ही गिर जाए। ठीक है, या उठाते उठाते 10 दिन बाद पता चले कि उनकी आर्म्स में कोई परमानेंट डैमेज हो गया। ठीक है, स्टफ लाइक दैट। फिर है जनाब साइकोलॉजिकल रिसर्च। कोई भी रिसर्च हमने इस तरह की प्लान नहीं करनी जिसके अंदर हम साइकोलॉजिकली पेशेंट्स को हार्म कर सकें। ठीक है, आपने मे बी सुना हो या पढ़ा हो कभी बेटे कि फॉर एग्जांपल रेप विक्टिम्स के साथ अगर हम ऐसी बच्चियों के साथ कोई रिसर्च करना चाह रहे हैं जिसमें हम उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को स्टडी करना चाह रहे हैं, तो हम कभी भी अगर हम ऐसी रिसर्च प्लान करते भी हैं तो हम कभी भी इस तरह से उसको प्लान नहीं करते कि जी हम सीधे किसी बच्ची से जाके पूछें कि ओके आप आफ्टर दिस इंसिडेंट आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ पे क्या इफेक्ट हुआ। ठीक है, तो अगर करनी भी हो ऐसी रिसर्च को प्लान तो हम उन क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं, बहुत ज्यादा सोच समझ के बनाते हैं। तो हमने कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे साइकोलॉजिकल हेल्थ डिटेरियोरेट हो, या अगर कोई टेररिज्म में किसी की टांग चली गई है, किसी को गोली लगी है, उसका हाथ कट गया, XYZ, तो आप उससे जाके पूछें कि अच्छा ओके अब आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा। सो दिस इज हाईली अनएथिकल। फिर इसी तरह से सोशल रिस्क जो हैं, सोशल रिस्क के अंदर सबसे बड़ा रिस्क आता है ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। मुझे एक स्टडी पार्टिसिपेंट ने ड्यूरिंग रिसर्च रिवील किया कि वो ड्रिंक करता है। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तानी सेटिंग्स की बात करूं, एक टीनेज बच्चा है कॉलेज का जिसको मैंने अपनी रिसर्च में इन्वॉल्व किया और ड्यूरिंग रिसर्च मुझे पता चला कि वो ड्रिंक करता है। तो मेरा सोशल रिस्क उसको ये है, या ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ये है कि अगले दिन मैं उसके घर गया और मैंने उसके अब्बा को बताया कि जी आपका बेटा ये। ठीक है, तो ये दिस इज what we are not supposed to do as researchers. फिर जनाब हमारे पास आ जाता है इकोनॉमिक रिस्क। इकोनॉमिक रिस्क ये है कि हमने जब भी स्टडी पार्टिसिपेंट्स को इन्वॉल्व करना है अपनी रिसर्च में, तो पहली चीज तो ये कि आइडियली हमें उनको कुछ इकोनॉमिक गेन देना है, कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट देना है इफ वी कैन। जैसे मैंने बताया बहुत टाइम ये होता है कि हमारी रिसर्च फंडेड होती है तो वहां पे हम उनको दे सकते हैं। समटाइम्स हम आउट ऑफ पॉकेट भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने लाखों रुपए ही देने हैं। लेट से अगर 15 साल के बच्चों को आपने अपनी रिसर्च में लिया हुआ है, अगर आप उनको रोजाना
मे बी 50 to 100 रुपीज दो एज एन इंसेंटिव, तो वो भी उनके लिए बहुत है, ठीक है, जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल। दूसरी चीज ये कि कोई भी ऐसा काम उनके साथ नहीं होना चाहिए एज अ रिजल्ट ऑफ विच उनके पैसे जो है, फॉर एग्जाम्पल पता चले आपकी रिसर्च में इन्वॉल्व होते होते उनका कोई हेल्थ कंडीशन या मेडिकल कंडीशन हो गई है, तो आपकी रिसर्च तो खत्म होगी, लेकिन उसके बाद उन्होंने हर हफ्ते हेल्थ केयर प्रोवाइडर के, हॉस्पिटल के, डॉक्टर के, फिजिशियन के चक्कर लगाना शुरू कर दिए जस्ट बिकॉज ऑफ योर नेग्लिजेंस, ठीक है। तो ये आपने इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये है जनाब हमारे सारी तरह के रिसर्च रिस्क, और इन रिसर्च रिस्क को हम हमेशा मेक श्योर करते हैं कि जब भी हम कोई रिसर्च कर रहे हो तो इनमें से किसी भी किस्म का रिसर्च रिस्क जो है वो हमारे स्टडी पार्टिसिपेंट्स को, ठीक है। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम बेटे नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। अंटिल देन अल्लाह।